हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के विषय में, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे तथा किसने इसकी स्थापना की और कौन कौन से शासकों ने या कौन कौन से वंशों ने इस पर शासन किया। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। दिल्ली सल्तनत। तो देखते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत किस किसने और कब कब तक शासन किया। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक 5 वंशों ने 320 वर्षों तक शासन किया। इसमें एक एक करके हम पांचों वंशों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला वंश है गुलाम वंश या फिर मामलुक वंश, जो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी यानी कि कुल 84 वर्षों तक शासन करता है। उसके बाद दूसरा है खिलजी वंश, जो 1290 से 1320 कुल 30 वर्ष यानी कि सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश है। यह प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम और सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले वंश कौन कौन से हैं। तो सबसे कम समय तक शासन करने वाला जो वंश है वो खिलजी वंश है, जिसने कुल 30 वर्षों तक शासन किया है। उसके बाद आता है तुगलक वंश, 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक कुल 94 वर्ष यानी कि ये सर्वाधिक ज्यादा समय तक शासन करने वाला वंश है। उसके बाद अगला वंश है सैयद वंश, जो 1414 से शुरू होता है और 1450 ईस्वी तक शासन करता है यानी कि कुल 36 वर्ष। उसके बाद आता है आपका लोधी वंश, जो 1450 से शुरू होता है और 1526 ईस्वी तक शासन करता है। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही इस वंश का अंत हो जाता है और फिर मुगल वंश की स्थापना होती है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके इसके वंश को देखते हैं। तो सबसे पहला वंश है मामलुक वंश या फिर गुलाम वंश, जो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक चलता है। इसके जो अन्य नाम है वो है दाश वंश, मामलुक वंश, इलवरी वंश और प्रारंभिक तुर्क। इसमें इनके शासकों के आधार पर भी इस वंश के अलग अलग नाम रखे गए हैं, जैसे कुतुबुद्दीन के द्वारा रखा गया कुतुबी वंश, उसके बाद इल्तुतमिश का शमसी वंश और बलबन का बलबनी वंश। आगे देखते हैं। इसके जो शासक थे वो गुलाम थे, इसलिए इसका नाम दाश वंश पड़ा, लेकिन सत्याग्रहण करने से पहले ही सभी शासक दासता से मुक्त हो चुके थे। उसके बाद है मामलुक वंश। मामलुक वंश जो नाम है वो हबीबुल्ला ने दिया है। इसके बाद मामलुक का अर्थ क्या होता है? तो मामलुक का अर्थ होता है गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिता की संतान, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता गुलाम ना रहे हों। उसके बाद अगला है प्रथम शासक व वास्तविक संस्थापक कौन है इसका? तो प्रथम शासक या वास्तविक संस्थापक इसका इल्तुतमिश को माना जाता है। आरपी त्रिपाठी के अनुसार क्योंकि इक्ता प्रणाली और सैन्य व्यवस्था तथा मुद्रा प्रणाली का गठन इसने किया था। इसके अलावा इसकी राजधानी जो थी लाहौर थी, लेकिन दिल्ली राजधानी इल्तुतमिश लेकर आया था, यानी कि लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने वाला जो शासक था वो इल्तुतमिश था। आगे देखते हैं। ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में दिमागी खाका बनाया था। इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्ति, एक पद, एक दिशा और एक शासन व्यवस्था तथा शासक वर्ग प्रदान किया। ये के निजामी का कथन है। उसके अलावा फिरोज शाह तुगलक, जो आगे तुगलक वंश का शासक होता है, उसके द्वारा दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की सूची जब बनाई जाती है तो वह इल्तुतमिश से उस सूची की शुरुआत करता है, ना कि कुतुबुद्दीन से, यानी कि कुतुबुद्दीन को उसने दिल्ली सल्तनत के शासकों के अंतर्गत काउंट नहीं किया था। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली के सुल्तानों की सूची इल्तुतमिश से शुरू की, उसने कुतुबुद्दीन का नाम उसमें शामिल नहीं किया था। आगे देखते हैं कि मामलुक वंश या फिर गुलाम वंश के अंतर्गत कौन कौन से शासक हुए और उन्होंने कब से कब तक शासन किया। तो सबसे पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है, क्योंकि इसी ने इसकी स्थापना की थी, जो 1206 से लेकर 1210 तक यानी कि कुल 4 वर्षों तक शासन करता है और ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाता। इसलिए कुछ इतिहासकार इसको इसका संस्थापक या वास्तविक संस्थापक जो है वो इल्तुतमिश को कहते हैं। उसके बाद आता है आराम शाह, जो 1210 से 1211 तक रहता है। उसके बाद इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236, फिर रजिया सुल्तान 1236 से 40, फिर बहराम शाह 1240 से 42, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46, फिर नसरुद्दीन महमूद 1246 से 65, फिर बलबन 1265 से 87, फिर कैकोबाल 1287 से 90, फिर क्यूमर्स 1290। आगे देखते हैं इनके विषय में एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में, जो शासन करता है 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक, यानी कि बहुत ही कम समय, कुल 4 वर्ष। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? कुतुबुद्दीन का अर्थ है चंद्रमा का देवता। इसकी जो उपाधि है वो लाख बख्श है, यानी कि लाखों का दान करने वाला। इसकी जो उपाधियां हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसकी एक उपाधि लाख बख्श है, यानी कि लाखों का दान करने वाला। फिर एक उपाधि पील बख्श है, यानी कि हाथियों का दान करने वाला। पील हाथियों को कहते थे, तो पील बख्श है।
उसके अलावा दान करने के कारण ही इसे हातिम द्वितीय कहा जाता है। उसके अलावा एक उपाधि इसकी कुरान ख्वां भी है, क्योंकि ये कुरान का बहुत ही मधुर सुर में पाठ करता था, इसलिए कुरान का पाठ करने के कारण इसे कुरान ख्वां भी कहा जाता था। आगे देखते हैं इसके बारे में। तो काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने उसे निशापुर के बाजार से खरीदा था। बाद में उसे गौरी ने खरीद लिया और उसे आमिर आखुर यानी कि शाही अश्वशाला का प्रधान बना दिया। आगे देखते हैं 1192 ईस्वी में जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1192 में जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो उसमें इसने भाग लिया था। और तराइन युद्ध के बाद ही जब गौरी यहाँ से वापस गया तो अपने विजित प्रदेशों का जो प्रबंधक था वो ऐबक को बनाकर गया। ऐबक ने उस टाइम पे इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय बनाया था। 1194 कन्नौज के युद्ध में भी इसने भाग लिया था, जो गौरी और जयचंद के मध्य होता है। उसके बाद 1197 इसने अहिलवाड़ा को लूटा था, जिसमें इसने भीमदेव को दंडित किया था। उसके बाद 1202 में बुंदेलखंड के राजा परमर्दी देव को भी परास्त किया था। 1205 में खोखरों के विरुद्ध जब गौरी ने युद्ध किया था तो उसमें भी इसने गौरी का साथ दिया था। गौरी की मृत्यु के पश्चात ये शासक बनता है, क्योंकि भारतीय प्रांतों का जो प्रबंधक था वो गौरी ने इसी को बनाया था, तो गौरी की मृत्यु के बाद इसका अधिकार उन पर हो जाता है। आगे ये कहता है कि अन्य सुल्तानों का एक बेटा हो सकता है, मेरे अनेक हजार बेटे हैं, अर्थात मेरे तुर्की गुलाम। यह गौरी का कथन था मिनहाजुस सिराज के अनुसार। गौरी के जो दास थे या उसके जो गुलाम थे वो कौन कौन थे? तो बहुत सारे, जो लेकिन मेन गुलाम थे उसके वो कौन थे? तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके पास उत्तरी भारत के प्रांत थे। उसके अलावा एक कुबाचा था जिसने सिंध और मुल्तान वाला प्रांत ले लिया था गौरी की मृत्यु के बाद। उसके बाद एक अलदौस था जिसने गजनी के प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। आगे देखते हैं ये सिंहासन रूढ़ कब हुआ? तो 25 जून 1206 ईस्वी को यह सिंहासन रूढ़ हुआ, लेकिन इसे जो औपचारिक मान्यता थी वो 1208 में यानी कि 3 वर्षों के बाद मिली। मान्यता मिलने में इतना वक्त इसलिए लगा क्योंकि यह गुलाम था, तो इसे खलीफा से मान्यता लेने में 3 वर्ष लग गए। तो 3 वर्ष बाद इसे 1208 में जाके मान्यता मिली। और किसने दी थी इसको मान्यता? तो गजनी का एक शासक था महमूद द्वारा, उसके द्वारा इसको मान्यता दी गई थी। आगे है कि ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। वह मलिक और सिपह सालार की पदवी ही धारण किया करता था, और ना ही उसने अपने नाम के सिक्के चलवाए और ना ही उसने कभी खुतबा पढ़वाया, जो कि एक सुल्तान करता था। तो इसने अपने आप को कभी सुल्तान घोषित नहीं किया। आगे अपने जो इसकी जो सल्तनत थी उसकी सुरक्षा करने के लिए इसने क्या किया? अपने कहीं वैवाहिक संबंध भी बनाए। तो उसमें क्या क्या किया इसने? यालदौज जो था, जो गौरी का गुलाम था और जिसके पास गजनी वाला एरिया था, तो उससे इसने क्या किया? स्वयं उसकी पुत्री से विवाह कर लिया। उसके बाद अपनी बहन का जो विवाह था वो उसके गौरी के दूसरे गुलाम यानी कि कुबाचा से करा दिया, और साथ ही साथ जो इसकी खुद की पुत्री थी उसका नाम इसकी शादी इसने इल्तुतमिश के साथ कर दी। आगे क्या? गौरी का एक और गुलाम था, आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। तो वो जो था वो बंगाल की तरफ चला गया था आक्रमण करते हुए, और वहीं पे बंगाल का शासक बन गया था, जो कि गौरी का ही सरदार था। और इसकी हत्या करके बाद में अलीमर्दन नाम के व्यक्ति ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। ये जो पूरा बंगाल वाला एरिया है, जब हम बंगाल को पढ़ेंगे तब देखेंगे। आगे देखते हैं 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई। उसके दरबार में कौन कौन रहता था? तो हसन निजामी जो ताजुल मासिर का लेखक है, इसके अलावा फक्रे मुदस्सिर यानी कि अदाबुल हर्ब और अल शुजाता का जो लेखक है वो इसके दरबार में रहते थे। इसके अलावा इसने जो निर्माण कराया वो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया 1195 से लेकर 1199 तक। उसके बाद कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के बारे में कुछ फैक्ट हैं। तो सबसे पहले ये इस्लामी पद्धति पर निर्मित प्रथम मस्जिद थी दिल्ली, जो कि दिल्ली में है। उसके बाद पृथ्वीराज तृतीय के किले यानी कि राय पिथौरा के स्थान पर बनाई गई थी, और साथ ही साथ 27 जैन मंदिरों के ध्वंसावशेषों से इसका निर्माण किया गया था। इसके अलावा एक दूसरी इमारत इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाई थी, जो कि अजमेर में है, और यह भी एक संस्कृत विद्यालय की जगह बनी हुई थी, जिसमें एक संस्कृत नाटक हरिकेली के जो उल्लेख है वो अभी भी उसकी दीवारों पर उल्लिखित हैं। उसके बाद है कुतुब मीनार का निर्माण। तो 1199 ईस्वी में इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में इसने इसको पूरा कराया, और इसको पूरा कराया था बाद में इल्तुतमिश ने, क्योंकि इसको पूर्ण कराने से पहले ही इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद आराम शाह शासक बना। ये बिल्कुल ही अयोग्य था, अतः अमीर सरदारों ने, जो उसमें जो अमीर सरदारों का प्रमुख था अली इस्माइल, उसने क्या किया? इल्तुतमिश को आमंत्रित किया, जो कि उस समय बदायूं का सूबेदार था, यानी कि शासक बनने के टाइम पे इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। और क्योंकि वह ऐबक का दामाद भी था, इसलिए उसको जो अमीर सरदार थे उन्होंने राजा बनने के लिए या सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया था। तो इस तरह हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई तथा किसने इसकी स्थापना की। आगे के वीडियो में हम एक एक करके सभी शासकों के बारे में
पढ़ते जाएंगे। अगर आप इसी तरह से मेरे साथ डिटेल में हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।